प्यारे साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन लेके हैं और ये सभी पर्सन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और रोजाना राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। आपका राजस्थान जीके बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले है कि किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तर बंद है। तो चार ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किस किले के लिए ये बात कही गई थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है रणथंभौर किले के लिए कहा गया था और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा था? तो याद रखिएगा दोस्तों, अबुल फजल ने कहा था और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये भी याद रखिएगा कि ये गिरी और वन दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा है कि यह दुर्ग ऊंचा है कि नीचे देखने पर पगड़ी गिर जाती? मतलब कि इतना ऊंचा है यह दुर्ग कि अगर आप देखते हैं तो आपकी पगड़ी नीचे गिर जाएगी। तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया था? चार ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा था और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। आपको जरूर पता होना चाहिए कि राजसमंद जिले में यह स्थित है। और इस दुर्ग की विशेषता यह है कि बहुत सी बार क्वेश्चन एलडी पूछा गया था कि इसका शिल्पी कौन था, तो याद रखिएगा मंडन था। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि किसके काल में यह दुर्ग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग कहां स्थित है? चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से करेक्ट आंसर बताना है कि लोहागढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों वो कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा लोहागढ़ का जो दुर्ग है वो भरतपुर जो है उसके अंतर्गत ये दुर्ग स्थित है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से करेक्ट आंसर बताना है कि कालीबंगा जो है उसका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियों से लिया गया है। तो याद रखिएगा काली चूड़ियों से इसका संबंध होता है। महत्वपूर्ण चीज यह है कि कालीबंगा जो स्थल है वो वर्तमान समय में हनुमानगढ़ जो जिला है राजस्थान का, जो कि उत्तर की तरफ है, गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र का नाम आपने सुना होगा, जिसकी सीमा पंजाब से लगती है। और सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता या ये बोल सकते हैं कि कालीबंगा स्थल फला फूला था और गग्गर हाकरा के नाम से भी जनरली जाना जाता है। तो याद जरूर रखिएगा। किस स्थान को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो किसे ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों आहड़ को ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये स्थल कहाँ पे है, तो उदयपुर में है। और इसी को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है और ये स्थल कहाँ पे है, उदयपुर में है। इसी को ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ स्थल को जाना जाता है जो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और थोड़ा सा मैं कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर लिखिए कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी। थोड़ी सी मैं स्पीड स्लो रखूंगा जिससे आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो पृथ्वीराज विजय की जो रचना की थी वो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना। कमेंट सेक्शन में आप आंसर देना चाहते हैं तो 6 करके और इस प्रकार से तो ब्रैकेट बना लीजिए या टेस्ट करके आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट या ब्रैकेट करके ABC, जिस भी प्रकार से आप आंसर देना चाहिए इस प्रकार से दे सकते हैं। तो पृथ्वीराज विजय की जो रचना की थी वो किसने की थी दोस्तों? तो विजय, जय से जयानक, पीछे की तरफ ये विजय है तो विजय से जय से जयानक याद रखिएगा। तो जयानक ने पृथ्वीराज विजय जो है उसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? रणथंभौर के जो हमीर के विरुद्ध जो भी आक्रमण किया गया था तो किसने, मतलब कि जो नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो याद रखना उलुग खां के बारे में जनरली बहुत सी बार ये आता है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहीं पे इन्हीं के समय काल में 1299 ईस्वी में क्या हुआ था कि जैन का युद्ध हुआ था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो। तो दोस्तों रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो करेक्ट आंसर क्या है? उलुग खां के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित है? आपको पता होगा कि चित्रकला से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि राजस्थान के हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? किशनगढ़ शैली से। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जरूर याद रखिएगा
कि इस शैली को प्रकाश में लाने का अगर किसी को श्रेय जाता है, किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, तो याद रखना एरिक डिक्सन का नाम सुना होगा आपने, एरिक डिक्सन और फैयाज अली, डॉक्टर फैयाज अली को तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है, तो बनी ठनी पेंटिंग दोस्तों किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, किशनगढ़ शैली याद रखिएगा किसके अंतर्गत है, अजमेर के अंतर्गत किशनगढ़ वाला क्षेत्र आता है, तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और महत्वपूर्ण चीज एक और याद रखिएगा कि राजा सावंत का जो काल था उसको इसका स्वर्ण काल कहा जाता है और राधा रूप में चित्रांकन किया जाता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिलता है वह कौन सा है। कहने का मीनिंग ये है कि किस चित्रकला या किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की आकृतियों को बनाया जाता है, तो याद रखिएगा बूंदी शैली का आपने नाम सुना होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है क्योंकि पशु पक्षियों से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है चित्रकला में तो वो बूंदी शैली से बनता है। और महत्वपूर्ण इससे संबंधित बात यह है और याद जरूर रखिएगा कि आपको यह पता होगा कि बूंदी के एक शासक हुए थे, मैंने पहले डिस्कस किया था कि सूरजनहाड़ा का नाम, तो उस समय इसका विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। तो विकास के बारे में पूछा जाए कि बूंदी चित्रशैली का जो विकास हुआ है वो किस शासक के समय में हुआ है, याद रखना आप राव सूरजनहाड़ा जो है उनके समय काल में हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है, बम या बम रसिया जिसे कहा जाता है तो वो किस स्थान से संबंधित है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से भी बनता है दोस्तों। तो याद रखना कि वैसे तो पूर्ण रूप में अगर कहा जाए तो अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र का नाम लिया जाता है कि अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में, लेकिन जिस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया है उस प्रकार से आपका आंसर भी फॉर्म होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, भरतपुर वाले क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। और ये जो नृत्य जनरली किया जाता है दोस्तों वो क्या होता है कि जब नई फसल के अवसर पर पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नई फसल के आगमन पर ये नृत्य किया जाता है और अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में यह नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य जो है वो कौन सा है, तो याद रखना राजस्थान का जो प्रमुख लोक नृत्य है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिए, थोड़ा सा समय मैं इसमें जरूर लूंगा जिससे कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य जो है दोस्तों वो कौन सा है, तो याद रखिएगा घूमर, और इसी घूमर को राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये जो नृत्य है ये रजवाड़ी नृत्यों के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। और इसका जनरली एक इससे संबंधित जो गीत है वो भी पूछा जाता है, तो मारी घूमर चे नकराली वाला जो गीत आपने सुना होगा वो इस घूमर, जब वो गीत गाया जाता है तो उसके ऊपर ये घूमर वाला जो नृत्य है वो जनरली किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो याद रखना किस नृत्य को कहा जाता है, तो घूमर नृत्य को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वालर नृत्य जो है वो कहां का प्रसिद्ध है। जो वालर नृत्य है मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और वालर के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वालर कहां का नृत्य है। तो दोस्तों इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मैंने ट्रिक भी बताई थी कि मोर जिस प्रकार से यहां से कूदता है तो वाल से कूदता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो यहां पे हम डायरेक्टली रूप से शॉर्ट रूप में 100 क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो मैं करेक्ट आंसर बता दूं, सिरोही का है और गरासिया जाति से संबंधित है। याद रखिएगा वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो गरासिया जनजाति से संबंधित है और सिरोही क्षेत्र का है। इससे पहले मैं ये भी बता चुका था आपको कि वालर नृत्य के साथ साथ और भी नृत्य हैं, जैसे कि मैंने गौर नृत्य की बात की थी, फिर मैंने मांदल नृत्य के बारे में डिस्कस किया था कि ये भी गरासिया जाति से संबंधित है। इस प्रकार से हमने बहुत सारे कूंद नृत्य के बारे में भी डिस्कस किया था कि वो भी गरासिया। तो इस प्रकार से आप इनके साथ साथ अगर थोड़ा सा एडिशनल पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा और बेहतर तरीके से बहुत कुछ चीजों का नॉलेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि गौरी देवी जो है वो राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मांड के बारे में आपने सुना होगा। गौरी देवी जो है वो इस मांड जो गायन शैली है उसके साथ जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और विभिन्न प्रकार की जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों की प्रसिद्ध मांड होती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर क्षेत्र की होती है, बीकानेर की प्रसिद्ध मांड होती है, इसके बाद जोधपुर, जयपुर, विभिन्न रूप से। और पहले भी मैंने डिटेल से इसको डिस्कस किया था कि किस प्रकार से, क्योंकि मैंने इसको इस प्रकार से आपको बताया भी था पहले कि 10वीं सदी में क्या हुआ था कि जैसलमेर का जो क्षेत्र था वो माढ़ नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा माढ़ नाम से, लगभग 10वीं सदी के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे यहाँ पे एक मांड राग के रूप में विकसित हुआ और बाद में इस क्षेत्र में नृत्य होने के कारण, नृत्य नहीं, हम ये कहेंगे कि गायन शैली होने के कारण यहाँ पे ये राग फेमस हो गया, मांड राग। और इसके बाद में किस रूप में जाना जाने लगा, तो सिंपल मांड के रूप में। तो हमने सिंपल से डिस्कस किया कि जैसलमेर का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र
क्षेत्र को 10वीं सदी के आसपास का जो समय था उसमें किसके माढ़ नाम से जाना जाता था, और बाद में यहाँ पे एक राग विकसित हुआ तो माढ़ राग कहा गया और शॉर्ट फॉर्म में इसे मांड कहा गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना किसने की थी। जो पीथल पाथल की रचना से संबंधित क्वेश्चन जनरली बनता है तो इसकी जो रचना की थी वो रचना किसने की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो याद रखिएगा कन्हैयालाल सेठिया ने इस पीथल पाथल जो है उसकी रचना की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि कौन सा जो युग्म है वो सही रूप से सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको बोली दी हुई है, एक तरफ आपको जिले दी हुई है। कहने का मीनिंग ये है जैसे मेवाड़ी बोली है तो वो कहाँ पे बोली जाती है, इसके बाद मालवीय, ढूंढाड़ी और मेवाती बोली कहाँ पे बोली जाती है। 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जिससे पता चला है कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मीनिंग ये है कि कौन सा गलत सुमेलित है। तो मेवाड़ी बोली चित्तौड़ और भीलवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये दोस्तों एकदम करेक्ट है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत लगभग आपके 4 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे क्योंकि हम 4 पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। मालवीय बोली यहाँ पे आपको दिया है बांसवाड़ा क्षेत्र की, तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ढूंढाड़ी जयपुर, क्योंकि ढूंढाड़ क्षेत्र जो है वो जयपुर के नाम से जाना जाता है, ये आप कर सकते हैं। ये जयपुर जो है वो ढूंढाड़ के नाम से। मेवाती क्योंकि मेव लोगों का शासन था, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो अलवर क्षेत्र की। आपको वैसे भी पता चल गया है कि मालवी बोली जो है वो बांसवाड़ा क्षेत्र की बिल्कुल भी नहीं है। बांसवाड़ा क्षेत्र की जो बोली है दोस्तों याद रखिएगा वागड़ी है। और आपको ये भी पता होगा कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा से संबंधित जो क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता था, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है इसको क्या वागड़ के नाम से जाना जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उसे वागड़ी भाषा। तो बांसवाड़ा में कौन सी भाषा है, तो वागड़ी भाषा है, याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, तो डिटेल से इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उक्त मानचित्र में चिन्हित जिले में नहीं है। मतलब कहने का मीनिंग सिंपल सा ये है, जैसे राजस्थानी साहित्य, तो ये आपको जो जिला दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कौन सा है, जोधपुर है। आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर के बारे में कहा गया है। आपको यहाँ पे ये दिया गया है कि राजस्थान साहित्य अकादमी जो है क्या वो जोधपुर में स्थित है। उसके बाद रूपायन संस्थान के जोधपुर में है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है, या उक्त सभी जो है ये क्या तीनों के तीनों जोधपुर में है। तो मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान साहित्य अकादमी ये जो यहाँ पे जोधपुर दिया है उस जोधपुर के अंतर्गत ये नहीं है। रूपायन संस्थान की बात की जाए या रूपायन संस्थान जरूर आपने देखा होगा कि बोरुंदा एक क्षेत्र है जोधपुर के अंतर्गत, वहां पे है, तो रूपायन संस्थान जोधपुर में है। राजस्थान संगीत जो नाटक अकादमी है वो भी कहाँ पे है, जोधपुर में है। लेकिन याद रखना राजस्थान साहित्य अकादमी जो है वो जोधपुर में नहीं है दोस्तों, वो कहाँ पे स्थित है, वो उदयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी, 28 जनवरी 1958 को की गई थी। कब की गई थी, 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कोटा चित्रकली, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, कभी आपसे पूछ लेंगे रूपायन संस्थान कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि बोरुंदा जो क्षेत्र है वो जोधपुर के अंतर्गत होता है, वहां पे है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे, तो वो भी जोधपुर में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अभी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया, हो सकता है कभी डायरेक्टली रूप से पूछ लेंगे कि रूपायन संस्थान कहाँ है या राजस्थान संगीत नाटक अकादमी संस्थान कहाँ है, तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। राजस्थान साहित्य अकादमी संस्थान उदयपुर के बारे में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। जो कोटा चित्रकारी शैली जो है उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है, मुख्य विषय वस्तु से मीनिंग ये है दोस्तों उसमें मुख्य रूप से किनके चित्र बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि शिकार के चित्र बनाए जाते हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका जो विकास हुआ था मुख्य रूप से किस काल में हुआ था कोटा चित्र शैली का, तो याद रखना राव राम सिंह जी के समय, जो कि शासक थे वहां के, उनके समय पर क्या हुआ था कि इसका विकास बहुत ही तीव्र गति से हुआ था, याद जरूर रखिएगा। बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है, इसको भी मैं डिटेल से डिस्कस किया था कि बारडोली के जो मंदिर है वो किस शैली से संबंधित है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि मंदिर की कौन सी शैली है, तो याद रखना नागर शैली। नागर शैली के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं, नागर शैली क्या है। और अन्य मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको बारडोली के साथ ही कि अन्य खजुराहो के मंदिर भी जो क्या है वो भी नागर शैली के अंतर्गत ही आते हैं। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात के अंतर्गत है तो वो भी इसी शैली के अंतर्गत आता है। दिलवाड़ा के जो आबू में जो जैन मंदिर है वो भी नागर शैली के अंतर्गत आता है। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खजुराहो के मंदिर किस शैली से संबंधित है, द्रविड़, बेसर, पंचायतन या नागर, तो याद रखिएगा नागर शैली से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पद पर डाक टिकट जारी किया था, और बहुत महत्वपूर्ण था और पहला डाक टिकट जारी हुआ था इनके ऊपर, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से जनरली बनता है। तो याद रखना देवनारायण जी की जो फड़ है, तो देवनारायण जी की फड़ के ऊपर पहली बार भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया था। और फड़ क्या होती है तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो भी लोक देवी देवता होते हैं उनकी जीवन की जो गाथा होती है, उन्होंने अपने जीवन में जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो इसके अंतर्गत और भोपों के द्वारा इनकी फड़ बांची जाती है, तो ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको चार तरफ जो भी रचना करता है वो दिए हैं और एक तरफ आपको नाम दिए हुए कि
विभिन्न प्रकार के नाम है, तो आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब गलत सुमेलित है। तो यहाँ पे दिया है आपको कि हमीर महाकाव्य नरेंद्र चंद सूरी से सुमेलित किया गया है। सेकंड जो दिया गया है कि पृथ्वीराज विजय चंद बरदाई से सुमेलित कर दिया है। वंश भास्कर जो है वो सूर्यमल मिश्रण और कुवलय माला जो है वो अद्यतन सूरी। मैं आपको बता दूं कुवलय माला अद्यतन सूरी के द्वारा ही रचित है, वंश भास्कर जो है वो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित है, हमीर महाकाव्य नरेंद्र सूरी जी के द्वारा ही रचित है। लेकिन पृथ्वीराज विजय के बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये चंद बरदाई से रचित नहीं है, या चंद बरदाई ने पृथ्वीराज विजय की रचना नहीं की है। पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक के द्वारा की गई है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो मैं प्रीवियस फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुका हूं कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है। चंद बरदाई के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ, जो 1857 की क्रांति का जो आरंभ हुआ था वो किस स्थान से हुआ था। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, नसीराबाद। नसीराबाद से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि 28 मई 1857 को क्या हुआ था कि यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और यह पता होना चाहिए कि नसीराबाद अजमेर के अंतर्गत आता है और क्रांति का मुख्य केंद्र जो था वो ब्रिटिश सत्ता का अगर मुख्य केंद्र कहा जाए तो दोस्तों अजमेर था। इस कारण से यहाँ पे विद्रोह होने की पूर्ण संभावना थी। और पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि राजस्थान में छावनियां कौन सी हैं, तो एनीना ब्याह देखी वाला जो ट्रिक है वो मैंने आपको बताई थी कि ए से एरिनपुरा, नी से नीमच और विभिन्न प्रकार से छावनियों के बारे में डिस्कस कर चुका था। तो एनीना ब्याह देखी वो ट्रिक आपको पता होगी, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी छावनियां राजस्थान के अंतर्गत थी। तो 28 मई 1857 को राजस्थान के नसीराबाद से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम किस राज्य के साथ सहायक संधि की थी। सहायक संधि से मीनिंग सिंपल सा मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से सहायक संधि से बनता है। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम किस राज्य के साथ सहायक संधि की थी। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिए। तो दोस्तों किसके साथ सहायक संधि की थी, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वो सबसे पहले किसने, अंग्रेजों ने सहायक संधि के अंतर्गत अपने अंतर्गत लिया था। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि किसके साथ की थी, तो हैदराबाद के निजाम के साथ भारत में सहायक संधि की गई थी। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है क्योंकि अंग्रेज अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इस कारण से उन्होंने सहायक संधि की जो प्रणाली है वो अपनाई थी। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। जो सुगन चिड़ी होती है, जो चिड़िया आप देखते हैं, तो सुगन चिड़ी किस लोक देव जो लोक माता है उनका अवतार मानी जाती है। तो याद रखना आवड़ माता को सुगन चिड़ी का अवतार माना जाता है। जैसे कहीं सुगन चिड़ी दिखती है उनको तो किस वो आवड़ माता का अवतार मानते हैं। और इनके बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि हिंगलाज माता के नाम से भी इनको जाना जाता है, हिंगलाज माता का अवतार भी माना जाता है। और आवड़ माता जो है वो जैसलमेर में जो भाटी वंश है उनकी कुल देवी के रूप में, क्योंकि कुल देवी से संबंधित क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, आवड़ माता जो है वो जैसलमेर का जो भाटी वंश है उनकी कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। जो अलखिया संप्रदाय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों याद रखना कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना लाल गिरी जी के द्वारा की गई थी। इसकी प्रमुख पीठ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना प्रमुख पीठ जो है वो इसकी बीकानेर में है। किसकी, अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में है। और प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो अलख स्तुति प्रकाश जो है वो इनका प्रमुख। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।